नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुद्गल। तो आज मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, यानी हिंदी के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न पत्र है और ये आपका जूनियर लेवल का है। तो चलो शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको प्रैक्टिस सेट में दे रही हूँ। डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम गद्य पढ़ेंगे। ये आपका अवतरण है। आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता की सी नहीं रही। वह तो मात्र एक प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सकें। उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अड़िग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बताती रहती हूँ कि जब भी आप इस तरीके से गद्य पढ़ें तो आपको 2 बार 3 बार पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है। जहाँ भी आपको ये लगे, यानी जहाँ भी आपको ये लगे कि ये मेन पॉइंट हो सकता है, यहाँ से हमारा प्रश्न बन सकता है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो सकता है, उस पॉइंट को आपको अंडरलाइन कर देना है। तो देखते हैं हम। यानी आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता जैसी नहीं रही। तो ये भी आपका एक मेन पॉइंट बन सकता है। शिक्षक की भूमिका कैसी नहीं रही है? उपदेशक या ज्ञानदाता किसी नहीं। और वह तो मात्र एक प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सकें। और उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। यानी शिक्षक को क्या करना पड़ेगा? शिक्षक को परंपरागत जो विधियां हैं इनसे 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। इस तरीके से आप अंडरलाइन करते जाया करें और इससे आपको प्रश्नों को उत्तर जल्द से जल्द मिल जाते हैं। फिर है, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सकें। यानी मानव मूल्यों की, ठीक है, ये मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की। इस तरीके से आप अंडरलाइन करते जाया करें। पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थी की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। यानी सहभागिता का तो कौन कर सकता है? शिक्षक। भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रहता, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। तो ये भी आपका मेन पॉइंट हो सकता है कि आज किसका वो है, तो आज है लय और प्रभाव का महत्व है। और मध्यकालीन में कविता, छंद और तुक, इन सब का प्रभाव था। कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है। निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व है और शिक्षार्थी को अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास जरूरी है। तो इसमें शिक्षक के साथ साथ हमें शिक्षार्थी पर ज़्यादा ये आवश्यक है और ये मेन पॉइंट हो सकता है। यानी शिक्षार्थी को किसकी योग्यता का विकास जरूरी है? अर्थ ग्रहण की। कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक में विधा परिवर्तन कर उसका मंचन किया जा सकता है। तो अब इसमें ये यानी कहानी के बुरे भीतर कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है? उपयोगी हो सकता है। तो इसमें सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास। आगे हम देखते हैं, मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की ही एक प्रणाली है। यानी मूल्यांकन क्या है? सीखने की एक प्रणाली है। ऐसी प्रणाली जो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिला सके, परंपरागत सांचे का अनुपालन न करे, अपना ढांचा निर्मित कर सके। इसलिए गांठ बांध लेना आवश्यक है
कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बंधे बनाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। यानी साहित्य यानी भाषा और साहित्य के जो प्रश्न हैं वो कैसे नहीं हो सकते, बंधे बनाए उत्तरों तक। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के उत्तर सांचे से हटकर किंतु तर्क संगत हो सकते हैं और सही भी। उस खुलेपन की चुनौती को स्वीकारना आवश्यक है। यानी विद्यार्थी हैं तो ये शिक्षक पहले से नहीं कह सकता कि उसने जो सोच रखा है वही उसका उत्तर होगा, उससे हटकर भी उसका उत्तर हो सकता है। तो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए, पहले से तैयार होना चाहिए। अब हम प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों को साथ साथ उनके उत्तरों को हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है छंद और अलंकार, भाषा और शैली, मानवीकरण और बिंब विधान, लय और प्रभाव। तो अभी देखो हमने ये सारी चीज़ों पर अंडरलाइन कर दिया है। आधुनिक कविता में क्या महत्वपूर्ण है, तो आधुनिक कविता में शिक्षक की भूमिका, और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। परंपरागत विधियों से और मूल्यों के अड़ंग सही दिशा प्रदान करने का, यहाँ भी नहीं है ये हमारा प्रश्न अभी हमारे। और जे देखो ये आपका मिल गया, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। ठीक है, शिक्षण की ये मध्यकालीन में अलंकार, छंद, विधान, तुक का अग्रता, किंतु आज लय प्रवाह का महत्व है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 4, लय और प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं, कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। यानी कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और व्यक्ति की कुशलता का बढ़ाने के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, कौन सी गतिविधि है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है? कहानी का वाचन, कहानी का विधा परिवर्तन, निहित कथा सूत्रों का पल्लवन, कहानी को मौखिक सुनाने का अभ्यास। तो अब इसमें हमें अपनी तरफ से उत्तर कोई नहीं देना है। हमें क्या करना है, हमें अपने इस अवतरण पर जाना है, गद्यांश पर जाना है। तो इसमें निहित कथा सूत्रों का पल्लवन, और ये अभी हमने इस पर अंडरलाइन भी किया था, तो हम बार बार इसे नहीं देखेंगे, लेकिन आपको देखना है। मैं आपको इसका राइट आंसर बताई दे रही हूँ। इसका राइट आंसर है नंबर 3, निहित कथा सूत्रों का पल्लवन। यानी इसको हम पल्लवित कर सकते हैं। मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है, तो मूल्यांकन के बारे में क्या सत्य नहीं है? रटंत का अंत करना इसका निश्चित ढांचा होता है, उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते, ये सीखने की ही एक विधि है। तो जब भी हमारा ये नहीं आ जाए, इसको हमें अंडरलाइन कर लेना है, या फिर आप सर्किल भी बना सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, इसका निश्चित ढांचा नहीं होता है। समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? दिन प्रतिदिन, भाषा शिक्षण, अर्थग्रहण, युग चेतना। तो इसमें आपका भिन्न कौन सा है? तो भिन्न आपका हो जाएगा नंबर 1, दिन प्रतिदिन। ये दिन प्रतिदिन नहीं होता है, इसका अर्थ होता है दिन रात। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। यानी इसमें आपका विद्यार्थी के आपको पर्यायवाची देखने हैं। अध्यापक और अध्येता ये आपके नहीं है। सहभागी और परीक्षार्थी ये भी नहीं है। किशोर और मानस, आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी और छात्र, ये आपके विद्यार्थी के पर्यायवाची होते हैं। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? इसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ढूंढने हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्द के जो पहले लगता है, यानी शब्द से पहले लगाया जाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के बाद में जो लगता है वह हमारा प्रत्यय होता है। ठीक है, वो हमारा प्रत्यय होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो जब भी इसे, लेकिन हम उपसर्ग और प्रत्यय लगाने से पहले हमें शब्द को तोड़ना होता है, और शब्द तोड़ने के बाद उसका जो मीन्स मतलब सेंस उसका सही निकलना चाहिए। अब सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं, श है हमारा, ठीक है, और ता है। तो इसमें ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम शह को उठा के, और ये हमारा बचेगा ह भागता, और ह भागता कोई भी मतलब कोई भी शब्द नहीं होता है। और फिर है हमारा
शह और ता, और फिर है तीसरा है हमारा श और इता। और इता हमारा कोई भी प्रत्यय नहीं होता है, और इसमें शह और इता ये भी हो गया आपका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, शह और ता। यानी हम पीछे से ता को निकाल देंगे हम प्रत्यय को, तो हमारा शह भाग बचेगा। ठीक है, शह भागता। तो इस तरीके से प्रत्यय हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। यानी समकालीन का इसका अर्थ क्या होगा? उपयुक्त ढूंढना है आपको, आधुनिक, आकस्मिक, समसामयिक और वर्तमान। तो इसका हो जाएगा समसामयिक। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षक प्रेरक है, ज्ञानदाता नहीं है, परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, शिक्षक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करता है, मानव मूल्यों पर उसकी आस्था अड़िग होती है। अब इसमें आपको क्या ढूंढना है? नहीं ढूंढना है। इस नहीं पर आपको हमेशा क्या करना है? इस पर आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, नहीं पर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता। यानी परंपरागत शिक्षण विधियों को क्या छोड़ा नहीं जा सकता? छोड़ा जा सकता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है? पाठ पढ़ाते हुए आने वाली, पाठ प्रस्तुति से संबंधित, पाठ के भीतर से उभरने वाली, पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई। तो अपेक्षा, पाठ पढ़ाते समय आने वाली, ये इन समस्याओं को सभी शिक्षक दूर करते हैं। पाठ प्रस्तुत से संबंधित इन्हें भी हम करते हैं, और पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई इन्हें भी करते हैं। लेकिन अपेक्षा की जाती है कि इनके साथ साथ पाठ के भीतर से उभरने वाली जो समस्याएं होती हैं, जो बाधाएं होती हैं, शिक्षक उन्हें भी दूर कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका काव्यखंड है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पर्वों में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, आ अंधेरा छा गया। और ये आपका काव्यखंड है। मैं आपसे प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि सी टेट में आपको ग्रामर बेस कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको सब कुछ पेडागोजी पर आधारित पढ़ना है। आपके ग्रामर में आपके यही जो गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं, इन्हीं में से आपके थोड़े बहुत तत्सम शब्द और समानार्थी शब्द और यही सारी चीज़ें एक दो नंबर की पूछ ली जाती हैं। इनमें से आपको प्रश्न छांटना आना चाहिए। आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से हमारा प्रश्न बनता है, किस तरीके से हमें प्रश्नों को छांटना होता है। और पेडागोजी के जो भी प्रश्न आते हैं उनको मैं व्याख्या के साथ, पेडागोजी के साथ आपको कराती हूँ। आगे अभी इन दोनों गद्य और पद्यांश के बाद जो भी हमारे प्रश्न आएंगे वो सभी पेडागोजी पर आधारित होते हैं। तो पेडागोजी को अपनी मजबूत बनाने के लिए चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। थोड़ा बड़ी हो सकती है लेकिन मैं आपको व्याख्या के साथ और पूर्ण पेडागोजी के साथ आपको प्रैक्टिस सेट लगवाती हूँ। वरना मैं क्या है कि प्रश्न आपके सामने रख के और सीधा इसका उत्तर बता के मात्र 10 मिनट में वीडियो पूरी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आप पहली बार में ही सी टेट क्लियर करें और आप भविष्य में, मतलब वैकेंसी आने वाली है, यूपी हो या फिर कहीं भी हो। बिहार में अभी 2 बार वैकेंसी आई है। बहुत से बच्चे सी टेट जिनका क्लियर नहीं हुआ है और रह गया है। मेन कारण सी टेट पास करने का मतलब सी टेट पास न होने का ये होता है कि आपको अपना सिलेबस नहीं पता होता और आप प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेटों को भी सॉल्व नहीं करते। आप अपने सिलेबस से भटक जाते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। चलो शुरुआत करते हैं हम। तो आकाश का साफा बांधकर, यानी ये जो हमारा आसमान है तो इसको क्या है कि साफा बांध लिया है और सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, यानी पहाड़ का जो ऊपर आसमान है तो वो कैसा दिखता है कि जैसे उसने आकाश को यानी अपनी पगड़ी बना लिया है। साफा यानी सिर पर बांधा जाता है
तो उसने और सूरज की चिलम खींचता, यानी सूरज को चिलम की तरह वो पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादरशी, और यानी जो नदियाँ हैं जो सूरज के पास से चल रही हैं, तो वो कैसी लग रही हैं कि जैसे उसने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ रखी हो। पास ही देख रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और उसके पास जो पलाश की जंगल की अंगीठी, यानी पलाश के फूल हैं। पलाश एक वृक्ष होता है और इसके फूल पूर्ण लाल रंग के होते हैं। तो ये कैसे लग रहे हैं कि जैसे अंगीठी देख रही हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, यानी पूर्व में अंधकार कैसा है, सिमटा बैठा है, यानी अर्थात अभी रात नहीं हुई है, शाम का समय है। और शाम के समय यानी अंधकार अभी थोड़ा यानी सिमटा बैठा है, अभी फैलने वाला है, यानी शाम होने वाली है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो, चिलम औंधी, उठा धुआं और सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यानी मोर ने जैसे किसी ने आवाज ऐसे दी हो कि अजी सुनते हो, तो इसी तरीके से एकदम से चिलम औंधी हो गई और धुआं उठा, चिलम औंधी। और तो चिलम इसमें किसको कहा गया है, ऊपर अभी अभी चिलम सूरज को कहा गया है। तो यानी सूरज अस्त हो गया है, धुआं उठा और सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। ये मैंने थोड़ा सा छोटी कविता थी, तो इसलिए मैंने इसका अर्थ बता दिया है आपको। अगर आप इस तरीके से अर्थ कर लेते हो तो आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। हम प्रश्नों को लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि पलाश ग्रीष्म ऋतु में फूलता है, जंगल में आग लगी होती है, पलाश की लकड़ी जलाने काम आती है, खिले पलाश वन आग के समान दिखते हैं। तो अभी मैंने आपको अर्थ बता ही दिया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। यानी पलाश के जो फूल होते हैं वो कैसे दिखते हैं, वो आग के समान दिखते हैं। अंधकार के सिमट कर बैठे होने का क्या कारण है, तो अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, किसान आग सेक रहा है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, स्थान का अभाव है, यानी स्थान का अभाव है। तो राइट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था अर्थ में, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अचानक तुरंत पुरत घटनाएं होने का कारण है, तो सूरज का डूबना, अंधेरा छा जाना, भेड़ों का बिखर जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनते हो की आवाज। सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, किस विकल्प में सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं, तो इसमें आपके गल्ला के समानार्थी हैं नंबर 3, रेवड़, झुंड, भीड़ और रेला, यानी ये समानार्थी शब्द हैं। कविता में दो समानार्थी शब्द हैं, अंधकार और अंधेरा। इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, दोनों तत्सम है, दोनों तद्भव है, पहला तद्भव है, दूसरा अतद्भव है। तो ये जो हमारा अंधकार है ये कैसा है, ये हमारा तत्सम है, और अंधेरा हमारा कैसा है, तद्भव है। ये तत्सम है और ये हमारा तद्भव है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, दूसरा तद्भव है। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है, यानी इसमें से ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन है जो शाम की मतलब उसका चित्रण नहीं करता। सूरज की चिलम, आकाश का सापा, मोर की आवाज और जंगल की अंगूठी, अंगीठी, सॉरी अंगीठी होगा आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोर की आवाज़। यानी मोर की आवाज़ से हमें ये पता नहीं चलता है कि इसमें मतलब कवि ने, लेखक ने और मतलब शाम के समय का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से हमारे ये सारे प्रश्न पेडागोजी पर आधारित होते हैं और इसमें आपकी शिक्षण विधियाँ होती हैं, आपके अधिगम विकार होते हैं, और अधिगम विकार पर मैंने वीडियो दे रखी है, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें। प्लेलिस्ट में जाके आपको सीटेट प्रिपरेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ। तो चलो शुरुआत करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं, तो हमारा जो स्तर होता है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, इसमें अलग अलग मायने रखते हैं। यानी प्राथमिक स्तर पर तो आपको बच्चे को बिल्कुल भी मतलब व्याकरण सिखाना ही नहीं है, सिर्फ उसकी भाषा का विकास करना होता है। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर हम व्याकरण बच्चे को सिखा सकते हैं, लेकिन किन किन विधियों का प्रयोग करना है
और किस तरीके से करना है। तो आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्यपुस्तकीय विधि, अनुवाद विधि। तो इसमें आप कर सकते हो, आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। ठीक है। आगमन विधि, आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि का अर्थ होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बच्चा जो जानता है पहले से उसे हमें अज्ञात की तरफ ले जाते हैं, यानी उसे जो नहीं पता होता है, ये हमारी आगमन विधि होती है। पहले हम उदाहरण देते हैं और उदाहरण के बाद फिर हम उसको सूत्र सिखाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, और जब भी नहीं पूछा जाए तो सर्कल कर लेना है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, भाषा के व्याकरण बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर ये आपका क्या है, नहीं पूछा है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। अब भाषा शिक्षण का उद्देश्य, तो बच्चे के जो निजी अनुभव हैं उस पर उसकी भाषा को क्या करना है, सृजनशील बनाना है, ये आपका सही है। और भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास तो करना ही है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का भी विकास करना है, लेकिन हमें सिर्फ बच्चे को परिभाषाओं को रटाना नहीं है। तो ये हमसे नहीं पूछा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि खाली जगह समृद्धि का भाषा, खाली जगह व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, भाषिक और साहित्यिक। यानी उसका जो भाषा है वो समृद्धि भाषा हो, और साहित्य क्या है, विषयगत शिक्षण युक्ति से उपयोग की जाए, यानी ये विषयगत होनी चाहिए आपकी। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। अब इससे आपको नहीं पूछा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, हिंदी तर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। अरे आक्रोश को हमें क्यों शांत करना है, और हमें हिंदी भाषा के साहित्य से परिचित कराना है बच्चे को, और भाषा की रचना शैलियों से भी परिचित कराना है, और संवेदनाओं को भी विस्तार देना है। ये सभी हमारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, और हमें आक्रोश को शांत नहीं करना है, और इसमें नहीं पूछा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त और हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। यानी बच्चे को में पढ़ने में रुचि जगाने के लिए, वृद्धि करने के अतिरिक्त और आप क्या कर सकते हो, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। यानी हम बच्चे से उसकी भाषा का जब आकलन करवाने चाहते हैं कि बच्चा कितना भाषा सीखा है, उसने उसकी भाषा कितनी अच्छी है, तो इसमें हम नीलकंठ की नृत्य भंगिमा को अपने शब्दों में शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। यानी बच्चा अपने शब्दों में उसको लेखन करे या फिर बोले मौखिक। अगला प्रश्न है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, समृद्ध भाषा परिवेश। यानी जो भाषा हम अर्जित करते हैं, तो सिर्फ हमें पठन सामग्री हमारे पास होती है, तो हम सिर्फ पठन सामग्री से भाषा का विकास नहीं होता है। संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, तो ये भी नहीं है। विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, परीक्षा प्रक्रिया तो बिल्कुल हमारा नेगेटिव पॉइंट ही है। भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषा परिवेश होना चाहिए, परिवेश से ही भाषा हमारी कैसी होती है, समृद्ध होती है, और बच्चा ये भाषा जल्द से जल्द सीख सकता है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि, आपका राइट आंसर इसका क्या होगा,
राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। यानी शिक्षक, अब पहला है शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि सिर्फ बच्चों की भाषा का ही प्रयोग किया जाए। नहीं, उसको अपनी भाषा का अन्य भाषाओं का भी प्रयोग करना है। शिक्षक बच्चों को उनकी भाषा में ही व्यवहार करने के लिए कहे, ये भी नहीं होगा। शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, ये भी नहीं होगा। तो बहुभाषिक में शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही बच्चों की मातृभाषा को प्रयोग को स्वीकार करें। यानी अपनी भाषा के साथ साथ उसको मानक भाषा के साथ साथ बच्चों की जो मदर टंग है उसको भी उसे स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह से ग्रसित है। तो ये कुछ अधिगम विकार होते हैं बच्चों में, और ये मतलब कुछ प्रैक्टिस से इन्हें हम दूर भी कर सकते हैं बच्चों के, और ये जन्मजात नहीं होते हैं और इन्हें मतलब दूर किया जा सकता है। तो जब भी लिखने की और इस पर अधिगम, ये जो विकार है, इस पर वीडियो मैंने आपको दे रखी है, आप उसे अवश्य देखें। तो इसमें क्या है, पढ़ने से है, ठीक है। पढ़ने वाली रूबीना बेहद कठिनाई का यानी लिखने में करती है। इसको किस में कठिनाई है, लिखने में है। तो लिखने और पढ़ने का मैं आपको ट्रिक बता दूं, और ट्रिक से ही मैंने वीडियो भी आपको बनाई है, तो उसे आप अवश्य देखें। जैसे लिखने में, तो लिखने में हम लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो यानी ग्राफ का प्रयोग करते हैं। जैसे लाइन खींचना, इस तरीके से एक ग्राफ बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो इसमें जहाँ भी आपका ग्राफ आ जाए तो ये आपका लिखने से हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्ग्राफिया, यानी लिखने में कठिनाई का अनुभव करती है, तो संभव है कि वह है डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। यानी हिंदी भाषा के विविध रूपों को परिचय हमें हिंदी भाषा के साहित्य से और अन्य मुद्रित सामग्रियों से ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, और जब भी आपका नहीं आ जाए तो इसे आपको अंडरलाइन कर लेना है। भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता, सहजता, व्याकरण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, व्याकरण। यानी व्याकरण भाषा अर्जित करने के लिए मुख्य आधार नहीं है। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का औचित्य है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। यानी जो भी उसकी भाषा है अपनी, तो हमें अलग अलग टॉपिक के साथ बच्चे को हम सिखा सकते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है। यानी बच्चे को ठिठियाना शब्द आया है और इसमें आना शब्द आया है, तो पीछे से किन किन शब्दों में आना प्रत्यय आता है, इस तरीके के बच्चे से हम जब 4 प्रश्न शब्द और लिख पाते हैं तो ये किस चीज़ को पोषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 3, संदर्भ में व्याकरण। और अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारे लास्ट का प्रश्न है। तो इस प्रश्न से पढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपके लाइक कमेंट से हमें भी मतलब प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। हम आपकी तैयारी में सहयोग करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप थोड़ी सी बस एक लाइक और कमेंट तो आपका बनता ही है हमारे लिए। तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर किस चीज़ को सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है? पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, साहित्यिक विधाओं से। तो
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साहित्यिक विधाओं से। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे जो आज हमने सॉल्व किए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहें।